नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर एन बी चाटे आपले सहर्ष स्वागत करतो आजच्या या मेजरमेंटच्या 11व्या लेक्चरमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण लास्ट लेक्चरमध्ये रेंज एक्सटेन्शन ऑफ डीसी व्होल्टमीटर आणि ॲमीटर हे पॉइंट पाहिले होते, राईट. आपण डीसी व्होल्टमीटरची रेंज कशी एक्सटेंड करतो आणि डीसी ॲमीटरची रेंज कशी एक्सटेंड करतो हे आपण 2 पॉइंट्स पाहिले होते, ठीक आहे. तर त्यामध्ये मैंने आपको बोला था कि डीसी वोल्टमीटर की अगर रेंज एक्सटेंड करनी है आपको तो क्या करना है कि डीसी वोल्टमीटर की रेंज एक्सटेंड करने के लिए आपको एक हाई रेजिस्टेंस, यानी उसको नाम दिया है हमने मल्टीप्लायर. वो हाई रेजिस्टेंस यानी मल्टीप्लायर आपको जो मीटर कॉइल है उसके सीरीज में कनेक्ट करना है. तो ये आपका वोल्टमीटर है, यहाँ पे वोल्टमीटर कॉइल रहेगी, ठीक है. इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है हमने, ठीक है. उसको नाम दिया है मल्टीप्लायर और उसका मल्टीप्लायर का रेजिस्टेंस हमने आरएम से डिनोट किया है और वोल्टमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे आरवी से डिनोट किया है. जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो आई है अपना, और ये वी अपना क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है. तो इसका फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया था, दैट इज V इज इक्वल टू आई इंटू आर वी प्लस आई इंटू आर एम. तो दोनों में से आई कॉमन निकलेगा, तो आर वी प्लस आर एम, वी इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट आर वी प्लस आर एम. तो आई इधर गया तो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा वी बाय आई इज इक्वल टू आर वी प्लस आर एम. आर एम का फॉर्मूला मिलेगा हमें यहाँ पे वी बाय आई माइनस आर वी. ये सिंपल फॉर्मूला है, अपने को ध्यान में रखना है. इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हमें सॉल्व करने होते हैं मेन एग्जाम में, ठीक है. तो ये फॉर्मूला आपको वहां पे ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट हमने देखा था रेंज एक्सटेंशन ऑफ डीसी एमीटर. एमीटर की अगर रेंज एक्सटेंड करनी है तो क्या करना होगा अपने को, एक लो रेजिस्टेंस क्या करना होगा, जिसको हमने शंट नाम दिया है. वो लो रेजिस्टेंस यानी वो शंट हमें मीटर कॉइल के पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है. तो यहाँ पे आरएस अपना शंट रेजिस्टेंस है, आरएम आपका मीटर कॉइल रेजिस्टेंस है. तो ये सप्लाई वोल्टेज रहेगा, ठीक है. ये लोड है अपना. तो टोटल करंट आई यहाँ पे आने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आई एस एंड आई एम, ठीक है. तो आई एस यानी ये शंट में से जो करंट फ्लो हो रहा है, और आई एम यानी आपके मीटर कॉइल में का जो रेजिस्टेंस, मीटर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है आर एम, उसमें से ये आई एम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है. तो इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किए थे हमने, so as we know that from KCL I is equal to IM plus IS, so and also IM RM is equal to IS RS लिख सकते हैं अपन. तो RS का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, IM RM divided by IS. So substituting the value of IS from the above equations we get, यहाँ से IS की वैल्यू क्या आएगी, I minus IM. तो RS का फॉर्मूला क्या मिलेगा अपने को, IM RM डिवाइडेड बाय I माइनस I, ठीक है. ये फॉर्मूले डिराइव किए थे अपन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में. नाउ विल सी नेक्स्ट पॉइंट. जैसे हमने अभी वोल्टमीटर, डीसी वोल्टमीटर एंड एमीटर की रेंज एक्सटेंड की है, ठीक है, मल्टीप्लायर एंड शंट कनेक्ट करके, ठीक है. वैसे हम एमीटर एंड वोल्टमीटर की रेंज और दूसरे एक तरीके से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और वो है by using CTs and PT, ठीक है, CT and PT. तो what is CT? CT is पहले तो हम रेंज एक्सटेंड करने से पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है. what is CT and PT? तो CT is the current transformer and PT is the potential transformer, ठीक है. so CT is basically a step up transformer. ये ध्यान में रखो कि CT एक बेसिकली आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, और PT is basically step down transformer. Now what is step up, step down transformer, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है. ट्रांसफॉर्मर ये चैप्टर आपको 4th सेमेस्टर में CNE सब्जेक्ट में पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है. ये सेपरेट सब्जेक्ट है आपको 4th सेम में, ठीक है. तब आपको ये डिटेल में पढ़ना है. तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है सिंपली बता देता हूं मैं. ट्रांसफॉर्मर इज एक स्टैटिक डिवाइस, एक स्टैटिक डिवाइस होता है which is used to transfer electrical energy from one AC circuit to another AC circuit by stepping up or stepping down the voltage or current
विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है, स्टैटिक यानी स्टेशनरी, ठीक है, यानी उसमें कौन सा भी मूविंग पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैटिक डिवाइस, ठीक है। विच इज यूज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किसके लिए यूज करना है अपने को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करनी है वन एसी सर्किट से अनदर एसी सर्किट तक। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, तो ये ट्रांसफर वर्ड से ही आपका वर्ड बनाया गया है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करते वक्त उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो भी वोल्टेज या करंट रहेगा आपका, उसको एक तो आपको स्टेप अप करना है, यानी इंक्रीज करना है वोल्टेज या करंट को, या फिर स्टेप डाउन करना है, यानी उसको डिक्रीज करना है, ठीक है। बट ये करते वक्त आपको ट्रांसफॉर्मर की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करनी है। ये कंप्लीट डेफिनेशन है आपके ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। हे ट्रान्सफॉर्मर हा एक स्टॅटिक डिव्हाइस असतो. स्टॅटिक म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठलाच मुव्हिंग पार्ट नसतो. ठीक आहे, स्टेशनरी असतात सगळे पार्ट्स, त्यामुळे स्टॅटिक म्हटलेलं आहे आपण त्याला. आणि तो ट्रान्सफॉर्मर आपल्याला यूज करायचा आहे इलेक्ट्रिकल एनर्जीला एका एसी सर्किट पासून दुसऱ्या एसी सर्किट पर्यंत ट्रान्सफर करण्यासाठी. ठीक आहे, ट्रान्सफर करतो आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी, म्हणून त्या ट्रान्सफर वर्ड पासूनच आपला ट्रान्सफॉर्मर वर्ड बनलेला आहे. ठीक आहे, पण ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रान्सफर करते वेळेस आपल्याला तिथलं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मधले जे काही व्होल्टेज आणि करंट आहे त्याला एकतर स्टेप अप करायचंय आपल्याला, म्हणजेच इन्क्रीज करायचंय त्याला, किंवा स्टेप डाऊन करायचंय म्हणजेच त्याला डिक्रीज करायचंय. पण त्यावेळेस ट्रान्सफॉर्मरची आपली फ्रिक्वेन्सी चेंज नाही झाली पाहिजे. तर ही आहे कंप्लीट डेफिनेशन ट्रान्सफॉर्मरची. ठीक आहे, तर हा ट्रान्सफॉर्मर सिटी म्हणजे काय सांगितलं मी, बेसिकली एक स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर आहे. स्टेप अप म्हणजे आपल्याला तिथलं व्होल्टेज किंवा करंटला आपल्याला काय करायचंय, वाढवायचंय, म्हणून त्याला आपण स्टेप अप म्हणतो. आणि पीटी इज अ बेसिकली स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर, म्हणजे तिथले आपल्या व्होल्टेज किंवा करंटला आपल्याला स्टेप डाऊन करायचंय. ठीक आहे. थर्ड कंपॅरिझनचा पॉईंट दिलाय, सेकंडरी वाइंडिंग इज नेव्हर ओपन सर्किटेड व्हेन द प्रायमरी कॅरीज करंट. सिटी म्हणजे करंट ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरी वाइंडिंग आपल्याला कधीच ओपन सर्किट करायची नसते जेव्हा सिटीच्या प्रायमरी वाइंडिंग मधून करंट कॅरी केला जात असतो, तेव्हा सेकंडरी आपल्याला कधीच ओपन ठेवायची नसते. ठीक आहे, कशामुळे ठेवायची नसते आपण पुढे पॉइंट पाहणार येतो. सो नो सच रेस्ट्रिक्शंस आर देयर विद द पीटी, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन पीटी के साथ नहीं दिया गया है. ठीक है, तो ये है थर्ड डिफरेंस. फोर्थ डिफरेंस है यूज्ड फॉर रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर. सीटी किसके लिए यूज करते हैं हम, हमें एमीटर का अगर रेंज एक्सटेंड करना है तो हमें सीटी यूज करना है. और पीटी किसके लिए यूज करेंगे, फिर रेंज एक्सटेंड करना है आपको वोल्ट मीटर की, तब हम पीटी यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफाइड बाय देयर बर्डन एंड नॉमिनल करंट रेशो. उसके बर्डन या नॉमिनल करंट रेशो से हम उसको स्पेसिफाई करते हैं. So here specified by their burden and nominal voltage ratio. यहाँ पे nominal current ratio है क्योंकि CT है, और यहाँ पे nominal voltage ratio है क्योंकि यहाँ पे PT है. ठीक है. Then 6 पॉइंट दिया है used for current measurement applications. ये current measurement applications के लिए यूज होता है CT, और ये PT जो है वो voltage measurement applications के लिए यूज होता है. ठीक है, समझ में आया. So this is the comparison between CT and PT. आपको कभी कभी ये क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए आपके मेन एग्जाम में पूछा जाता है, कंपैरिजन बिटवीन सिटी एंड पीटी, तब आपको ये पॉइंट्स लिखने आने चाहिए. ठीक है, नाउ विल सी द एक्सटेंशन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर. ये जो सिटी पीटी बोले मैंने आपको, ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के 2 टाइप्स है, ध्यान में रखो. इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के 2 टाइप्स है, एक है सिटी यानी करंट ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा है आपका पीटी यानी आपका पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के 2 टाइप्स हैं. ठीक है, वो हम अभी 4th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसमें डिटेल में हम वो देखेंगे. ठीक है, सो कैसे एक्सटेंड करते हैं रेंज एमीटर का देखेंगे पहले तो. ठीक है, एमीटर का रेंज कैसे एक्सटेंड करेंगे. सो एक्सटेंशन ऑफ एमीटर रेंज कैन बी डन बाय यूजिंग करंट ट्रांसफॉर्मर. एमीटर की रेंज एक्सटेंड करना है तो हमें करंट ट्रांसफॉर्मर यूज करना है. ठीक है, और वोल्ट मीटर की रेंज हमें एक्सटेंड करनी है तो हमें पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर यूज करना है. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है. देन हाई करंट टू बी मेजर्ड इज पास्ड थ्रू द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर.
जो भी हाई करंट हमें मेजर करना है वो हमें क्या करना है, प्राइमरी जो रहेगी ट्रांसफार्मर में वो प्राइमरी से उसको पास करना है। जो हाई करंट हमें मेजर करना है वो प्राइमरी जो रहेगी ट्रांसफार्मर में उससे वो प्राइमरी से हमें उसको पास करना है। ठीक है, यानी प्राइमरी यहाँ पे क्या रहेगा आपका, दैट इज लोड शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ पे जो लोड रहेगा आपका वो कनेक्ट किया है आपके प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज में। यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूं मैं आपको एक बार। ठीक, तो ये देखो ये सिटी है अपना, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो इसकी वजह से स्टेप अप का डेफिनेशन होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कि द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग, then that type of transformer is called as step up transformer। और स्टेप डाउन का इसका एग्जैक्टली अपोजिट डेफिनेशन होता है, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग, देन दैट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सिटी अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और ये आपकी प्राइमरी रहेगी, सिटी की ये प्राइमरी रहेगी, ये सेकेंडरी रहेगी। ये प्राइमरी पी से डिनोट किया है और सेकेंडरी एस से डिनोट किया है, और ये प्राइमरी के सीरीज में यहाँ पे लोड कनेक्ट किया है। तो आई एल इज इक्वल टू आई वन लिख सकते हैं अपने यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज देंगे अपन। ठीक है, और सेकेंडरी जो साइड है आपकी वो सेकेंडरी के यहाँ पे सीरीज में हमें एक लो रेंज एमीटर कनेक्ट करना है। ठीक है, लो रेंज एमीटर यहाँ पे दिया है पॉइंट की जो हाय करंट आपल्याला मेजर करायचा आहे तो आपल्याला प्रायमरी जी आहे ट्रान्सफॉर्मरची त्याच्यामधून पास करायचा आहे। दॅट इज आपला जो लोड आहे इथं तो लोड आपण कसा कनेक्ट केलेला आहे, प्रायमरी वाइंडिंगच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेला। ठीक आहे, तिसरा पॉइंट दिलाय द लो रेंज एमीटर इज कनेक्टेड इन सिरीज विथ द सेकंडरी वाइंडिंग। जे लो रेंज एमीटर आहे आपलं ते आपल्याला कनेक्ट करायचंय सेकंडरी वाइंडिंगच्या सिरीज मध्ये। इथं दाखवलेलं आहे हे जे लो रेंज एमीटर आहे ते सेकंडरी वाइंडिंगच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचं। ठीक आहे, नाउ सिटी इज बेसिकली स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर वर सांगितलं आपण वरतीच। ठीक आहे, सिटी हे बेसिकली आपला स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर आहे, त्यामुळे हेन्स द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ऑन दी सेकंडरी वाइंडिंग इज ग्रेटर दॅन दी नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दी प्रायमरी वाइंडिंग। ठीक आहे, म्हणून सेकंडरीच्या ज्या नंबर ऑफ टर्न्स असतील सेकंडरी वाइंडिंगच्या त्या ग्रेटर असणार आहेत प्रायमरी वाइंडिंगच्या टर्न्स पेक्षा, म्हणून त्याला आपण स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर म्हणतो। ठीक है, म्हणून सिटी हा बेसिकली अपना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न जो रहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के वो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न से कभी भी ज्यादा रहेंगे, तो उसकी वजह से उसको नाम दिया है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। नाउ करंट ट्रांसफॉर्मर्स आर स्पेसिफाइड बाय देयर केवीए रेटिंग एंड नॉमिनल करंट रेशो। करंट ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो स्पेसिफाई किए होते हैं उसके केवीए रेटिंग से और नॉमिनल करंट रेशो से। ठीक है, केवीए मीन्स किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो ये रेटिंग जो होती है ट्रांसफॉर्मर की, करंट ट्रांसफॉर्मर की, वो स्पेसिफाई की होती है उसके केवीए रेटिंग में एंड उसके नॉमिनल करंट रेशो। ठीक है, यहाँ पे दिया है केवीए रेटिंग का ये फॉर्मूला है, केवीए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सप्लाई वोल्टेज अगर V1 है आपका, करंट क्या हो रहा है आपका आपको I1, तो V1 इंटू I1 लिखेंगे अपन डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर केवीए रेटिंग। वैसे सेकेंडरी साइड में भी हम फॉर्मूला केवीए रेटिंग का क्या लिख सकते हैं, अगर ये आपका V2 रहेगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा अपने को वो V2 रहेगा। ठीक है, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है ये एमीटर में से उसको हमने I2 से डिनोट किया, तो V2 I2 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और नॉमिनल करंट रेशो रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा रेटेड प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाय रेटेड सेकेंडरी करंट, दैट इज इक्वल टू I1 बाय I2। क्लियर है? देन नेक्स्ट पॉइंट, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द हाई करंट अंडर मेजरमेंट। जो एक्चुअल वैल्यू है आपके हाई करंट की जो हमें मेजर करना है, दैट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला रहेगा रीडिंग ऑफ द लो रेंज मीटर, इसकी रीडिंग लेना है अपने को, रीडिंग ऑफ द लो रेंज मीटर इनटू उसको नॉमिनल रेशियो ऑफ द सिटी से मल्टीप्लाई करना है। नॉमिनल रेशियो जो रहेगा सिटी का उससे उसको मल्टीप्लाई करना है, तब हमें वहां का एक्चुअल वैल्यू ऑफ हाई करंट जो हमें मेजर करना है उसकी वैल्यू डिटरमाइन करने आएगी। ठीक है,
ऐसे हम सिटी यूज करके एमीटर का रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी पीटी यूज करके हम वोल्ट मीटर का रेंज कैसे एक्सटेंड करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो पीटी इज अ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सो पीटी इज यूज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एसी वोल्ट मीटर रेंज। नाउ हाई वोल्टेज टू बी मेजर्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द पीटी। जो भी हाई वोल्टेज हमें मेजर करना है वो अप्लाई करना है अपने को प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस में, यानी पैरेलल में। जो पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी उसके अक्रॉस में हमें क्या करना है, हाई वोल्टेज जो मेजर करना है उसको अप्लाई करना है। ठीक आहे, तिथं आपण हाय करंट जो सांगितलं होतं आपण सिटी मध्ये, ठीक आहे, म्हणजे ॲमीटरची रेंज एक्सटेंड करते वेळेस आपण काय सांगितलं, हाय करंट जो मेजर करायचा आहे आपल्याला तो आपल्याला प्रायमरी मधून पास करायचा होता। आता इथं हाय व्होल्टेज जे मेजर करायचं आहे आपल्याला ते काय करायचंय, प्रायमरी वाइंडिंग जे आहे पीटीच्या त्याच्या अक्रॉस मध्ये कनेक्ट करायचंय किंवा अप्लाय करायचं। ठीक आहे, सेकंड पॉइंट दिलाय, जो लो रेंज व्होल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस दी सेकंडरी वाइंडिंग। लो रेंजचं जे व्होल्टमीटर आहे ते आपल्याला काय कनेक्ट करायचंय ते सेकंडरी वाइंडिंगच्या अक्रॉस मध्ये म्हणजे पॅरलल मध्ये। ठीक आहे, इथं सुद्धा याची डायग्राम मी तुम्हाला दाखवून देतो एकदा। ठीक आहे, नाउ दिस इज द लोड, this is the supply voltage, this is the primary of this PT is a step down transformer, so here number of turns of the primary winding are greater than the number of turns on the secondary winding। ठीक आहे, आणि त्याच्या सेकंडरीच्या इथं पॅरलल मध्ये आपण एक लो रेंज वोल्ट मीटर कनेक्ट केलेले। ठीक है, ध्यान में रखो कभी भी वोल्ट मीटर कनेक्ट करते वक्त सर्किट में कभी भी पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, और एमीटर कभी भी कनेक्ट करते वक्त सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एमीटर कधीही कनेक्ट करते हुए सर्किट मध्ये सीरीज मध्ये कनेक्ट करायचंय आणि व्होल्टमीटर कधीही कनेक्ट करताना सर्किट मध्ये पॅरलल मध्ये कनेक्ट करायचं। ठीक आहे, सो हियर पीटी इज अ स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर, पीटी आपला स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर आहे। Hence the number of turns of the secondary winding is less than the number of turns on the primary winding। त्यामुळे इथं नंबर ऑफ टर्न्स ज्या असतील सेकंडरी वाइंडिंगच्या त्या लेस असणार आहेत प्रायमरी वाइंडिंग पेक्षा। ठीक आहे, सो फॉर मेजरमेंट ऑफ हाय व्होल्टेज द लोड इज कनेक्टेड इन पॅरलल विथ द प्रायमरी वाइंडिंग। आपल्याला काय करायचंय, फॉर मेजरमेंट ऑफ हाय व्होल्टेज, आपल्याला हाय व्होल्टेजचं मेजरमेंट जर घ्यायचं असेल तर लोड आपल्याला कनेक्ट करायचा आहे प्रायमरी वाइंडिंगच्या पॅरलल मध्ये, जसं डायग्राम मध्ये दाखवलं। इथं लोड आता ही प्रायमरी वाइंडिंग आहे त्याच्या पॅरलल मध्ये हा लोड कनेक्ट केलेला। ठीक आहे, अँड व्होल्टमीटर, लो रेंजचं व्होल्टमीटर आपल्याला काय करायचंय, सेकंडरी वाइंडिंगच्या पॅरलल मध्ये कनेक्ट करायचंय। लो रेंजचं व्होल्टमीटर आपल्याला सेकंडरी वाइंडिंगच्या पॅरलल मध्ये कनेक्ट करायचं। ठीक आहे, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल ट्रान्सफॉर्मर्स आर स्पेसिफाईड विथ देअर केव्हीए रेटिंग। पोटेंशियल ट्रान्सफॉर्मर सुद्धा त्याच्या केव्हीए रेटिंग स्पेसिफाय केलेले असतात आणि त्याच्या नॉमिनल व्होल्टेज रेशोनं इथं स्पेसिफाय केलेले असतात। ठीक आहे, सिटी नॉमिनल करंट रेशोनं स्पेसिफाय केलेली असते आणि पीटी ही नॉमिनल व्होल्टेज रेशोनं स्पेसिफाय केलेली असते। क्लिअर आहे, केव्हीए रेटिंगचा फॉर्म्युला काय असेल, केव्हीए रेटिंगचा फॉर्म्युला तोच असणार आहे, V1I1 डिवायडेड बाय 1000 दॅट इज इक्वल टू V2I2 डिवायडेड बाय 1000। नॉमिनल व्होल्टेज रेशो काय असेल आपला आता, रेटेड प्रायमरी व्होल्टेज डिवायडेड बाय रेटेड सेकंडरी व्होल्टेज दॅट इज इक्वल टू V1 बाय V2। इथं नॉमिनल करंट रेशो आपण काय म्हणलं होतं, रेटेड प्रायमरी करंट डिवायडेड बाय रेटेड सेकंडरी करंट म्हणजेच I1 बाय I2 म्हटलं होतं आपण नॉमिनल करंट रेशो, आणि इथं नॉमिनल व्होल्टेज रेशो म्हणतोय आपण रेटेड प्रायमरी व्होल्टेज डिवायडेड बाय रेटेड सेकंडरी व्होल्टेज। ठीक आहे, सो V इज दी हाय व्होल्टेज टू बी मेजर्ड। इथं जे V आहे ते आहे आपलं हाय व्होल्टेज जे मेजर करायचं आहे आपल्याला ते। अँड व्होल्टेज अक्रॉस लोड, या लोडच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज कसं मेजर करणार मग आपण, रिडिंग ऑफ दी लो रेंज व्होल्टमीटर, लो रेंज व्होल्टमीटरची रिडिंग घ्यायची आणि त्याला नॉमिनल रेशो जो आहे पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मरचा त्यानं मल्टिप्लाय करायचं। ठीक आहे, त्यावेळेस आपल्याला व्होल्टेज अक्रॉस लोड कॅल्क्युलेट करता येईल। ठीक आहे, अशा प्रकारे आपण व्होल्टमीटर आणि ॲमीटरची रेंज ही सिटी आणि पीटी यूज करून एक्सटेंड करू शकतो। ठीक आहे, म्हणजे याच्या अगोदरच्या दोन मेथड सांगितल्या मी रेंज एक्सटेंड करण्यासाठी ॲमीटर आणि व्होल्टमीटरची, इथं आपण शंट आणि मल्टिप्लायर यूज केला, आणि आजच्या दोन मेथड मध्ये आपण काय केलं, ॲमीटर आणि व्होल्टमीटरची रेंज एक्सटेंड करण्यासाठी सिटी आणि पीटी यूज केलं। क्लिअर आहे।
इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रान्सफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रान्सफॉर्मरचे काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत, ठीक आहे. शंट आणि मल्टिप्लायर यूज करण्याऐवजी आपण इंस्ट्रूमेंट ट्रान्सफॉर्मर यूज केलं, त्याचे काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत, ठीक आहे. यामध्ये इथं पहिला ऍडव्हान्टेज आहे, एक्सटेन्शन ऑफ इन्स्ट्रुमेंट रेंज इज पॉसिबल. एक्सटेन्शन जे आहे इंस्ट्रुमेंट रेंजचं ते पॉसिबल आहे इंस्ट्रुमेंट ट्रान्सफॉर्मरनं, ठीक आहे. देन नेक्स्ट एडवांटेज है आइसोलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम हाई वोल्टेज साइड. हाई वोल्टेज साइड से हमें इंस्ट्रूमेंट को आइसोलेशन करना आता है इसमें, ठीक है. ये सेकंड एडवांटेज है. थर्ड एडवांटेज है पावर लॉस इज लेस एज कंपेयर टू शंट्स एंड मल्टीप्लायर्स. शंट्स और मल्टीप्लायर्स जब हम यूज करते हैं तो वहां पे पावर लॉस ज्यादा होता है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं तो पावर लॉस कम होता है, ठीक है. देन नेक्स्ट, सेम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स कैन बी यूज फॉर डिफरेंट क्वांटिटी मेजरमेंट. सेम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर हम डिफरेंट क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है. अलग अलग क्वांटिटी वहां पे मेजर करने के लिए हम सेम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हैं, ठीक है. ये एक एडवांटेज है. फिफ्थ एडवांटेज है इट इज इकोनॉमिकल मेथड ऑफ रेंज एक्सटेंशन. ये सबसे इकोनॉमिकल मेथड है रेंज एक्सटेंशन की, ठीक है. एंड लास्ट एडवांटेज है इंक्रीजेस इन सेफ्टी ऑफ द ऑपरेटर. जो भी ऑपरेटर रहेगा उसकी सेफ्टी यहाँ पे इंक्रीज होती है, ठीक है. तो ये सारे एडवांटेजेस है आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के, यानी सीटी एंड पीटी की. क्लियर है. नाउ व्हाट इज सीटी हमने देखा, व्हाट इज पीटी देखा, ठीक है. नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग दी सीटी. सीटी यूज करते वक्त हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, ये एक पॉइंट आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है. या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा पूछते हैं कि व्हाट आर दी प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग दी सीटी. या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं आपको कि नेवर ओपन सर्किट दी सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ दी सीटी व्हेन इट्स प्राइमरी कैरीज दी करंट. आपको सेकेंडरी वाइंडिंग जो है सीटी की वो कभी भी ओपन सर्किट नहीं करनी है जब उसके सीटी के प्राइमरी वाइंडिंग में करंट कैरी किया जाता है, तब आपको सेकेंडरी वाइंडिंग सीटी की कभी भी ओपन सर्किट नहीं रखनी है. ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं आपको, ठीक है. तो उसका आंसर क्या लिखना है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे दिया है कि नेवर ओपन सेकेंडरी वाइंडिंग सर्किट ऑफ द सीटी व्हाइल इट्स प्राइमरी इज कैरिंग करंट. क्यों नहीं ओपन सर्किट रखनी है, उसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया है. सो हियर अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन बोथ दी वाइंडिंग्स आर कैरिंग करंट. नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होता है, दोनों वाइंडिंग में से आपका करंट कैरी किया जाता है, ठीक है. दोन्ही वाइंडिंग मधून काय केला जातो, करंट कैरी केला जातो. नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन मध्ये दोन वाइंडिंग कुठले आहेत आपल्या, एक प्रायमरी वाइंडिंग आहे आणि दुसरी आहे सेकंडरी वाइंडिंग, ठीक आहे. सो हेन्स बोथ वाइंडिंग्स आर प्रोड्युसिंग मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. त्यामुळे दोन्ही वाइंडिंग काय करतील आपल्या तिथं मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स प्रोड्यूस करतील, ठीक आहे. कारण त्याच्यामधून काय होतोय, करंट कॅरी केला जातोय दोन्ही वाइंडिंग मधून. त्यामुळं त्या दोन्ही वाइंडिंग काय करतील, तिथं मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स प्रोड्यूस करतील. अँड विच आर ऍक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. आणि हे दोन्ही मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स हे एकमेकांच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असतील, कारण डायरेक्शन ऑफ I2 इज अपोजिट टू दॅट ऑफ I1 असणार आहे, ठीक आहे. I2 ची डायरेक्शन ही I1 च्या अपोजिट मध्ये असणार आहे. समझ में आया, ठीक है. मैंने क्या बोला कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में दोनों वाइंडिंग में से करंट कैरी किया जाता है, उसकी वजह से दोनों वाइंडिंग क्या करते हैं, वहां पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करते हैं. और वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि I2 का जो डायरेक्शन है वो आपके I1 के एग्जैक्टली अपोजिट में होता है, ठीक है. नाउ दी एमएमएफ प्रोड्यूस बाय प्राइमरी वाइंडिंग इज गिवन बाय N1 इंटू I1. यहाँ पे सफिक्स में बेस में 1 लिया है तो वो प्राइमरी साइड के पैरामीटर है, वो ध्यान में रखना है आपको. और सफिक्स में अगर 2 है आपके तो वो आपका सेकेंडरी का पैरामीटर है, ये ध्यान में रखना है. तो एमएमएफ जो है प्राइमरी वाइंडिंग का वो N1 इंटू I1 रहेगा. एमएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग का आपका N2 इंटू I2 रहेगा. सो हेंस द रिजल्टेंट एमएमएफ रहेगा आपका N1 इंटू I1 माइनस N2 इंटू I2. क्लियर. यहाँ पे I2 एंड I1 की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन लिया है, ठीक है.
सो द रिजल्टेंट एमएमएफ इज लो, उसकी वजह से आपका रिजल्टेंट एमएमएफ लो रहेगा, हेंस फ्लक्स प्रोड्यूस बाय दिस एमएमएफ इज ऑल्सो लो। तो उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस एमएमएफ की वजह से वो भी लो रहेगा आपका, ठीक है। सो ड्यू टू दिस इंड्यूस ईएमएफ इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर ऑफ मॉडरेट वैल्यू। तो उसकी वजह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स में जो इंड्यूस ईएमएफ रहेगा उसकी वैल्यू भी मॉडरेट रहेगी, यानी कम रहेगी वैल्यू, ठीक है। नाउ इफ द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ सीटी इज ओपन, आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग अगर सीटी की ओपन हो गई व्हाइल प्राइमरी इज कैरिंग करंट, प्राइमरी से जब क्या करंट कैरी हो रहा है और आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग सीटी की अगर ओपन हो गई, देयरफॉर एट I2 इज इक्वल टू 0, I2 की वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि ओपन सर्किट होने की वजह से आपकी सेकंडरी वाइंडिंग में से करंट फ्लो नाही होगा, ठीक आहे। त्यामुळे I2 ची व्हॅल्यू काय होईल आपली 0 होईल, आणि I2 ची व्हॅल्यू 0 झाली तर एमएमएफ जे प्रोड्यूस केलेले असेल सेकंडरी वाइंडिंग ना, म्हणजेच आपलं N2 I2 ची व्हॅल्यू काय होईल आपली 0 होईल, आणि देयरफॉर देयर इज नो अपोजिंग एमएमएफ बाय दी सेकंडरी वाइंडिंग। त्यामुळे सेकंडरी वाइंडिंग मधून सेकंडरी जे तिथं अपोजिंग एमएमएफ नसणार आहे सेकंडरी वाइंडिंग साठी, कारण या जे सेकंडरी वाइंडिंग जे एमएमएफ प्रोड्यूस केलेलं आहे ते N2 I2 ची व्हॅल्यू काय झाली आपली 0 झाली, ठीक है। सो देयरफॉर द रिजल्टेंट एमएमएफ इन सिटी इज हाई, तो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट एमएमएफ रहेगा सिटी में वो हाई बन जाएगा आपका, एंड इज इक्वल टू N1 इंटू I1, क्योंकि N2 I2 की वैल्यू 0 हो गई। तो सिर्फ रिजल्टेंट एमएमएफ में क्या बचेगा यहाँ पे N1 I1 बचेगा, ठीक है, और वो हाई रहेगा एमएमएफ। सो हेंस फ्लक्स प्रोड्यूस बाय दिस एमएमएफ इज ऑफ हाई वैल्यू। तो उसकी वजह से ये एमएमएफ की वजह से जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी हाई होगी। सो दिस इंड्यूसेस हाई वोल्टेज, उसकी वजह से, ठीक है, वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है ये एमएमएफ की वजह से उसकी वैल्यू हाई होने की वजह से आपका हाई वोल्टेज वहां पे इंड्यूस होगा, और हाई वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से इट बर्न्स दिस सेकेंडरी वाइंडिंग एज वेल एज इट अफेक्ट्स द इंसुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। वो आपके सेकेंडरी वाइंडिंग को बर्न कर सकता है, और वो जो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रहेगा वो इंसुलेशन को भी वो अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो इट ऑल्सो सैचुरेट्स द फ्लक्स वैल्यू इन द कोर प्रोड्यूसिंग हाई रेशो, और वो आपकी फ्लक्स वैल्यू जो रहेगी कोर में की वो प्रोड्यूस हो ये है आपके हाई रेशो की वजह से उसको भी क्या करेगा वो सैचुरेट करेगा, एंड फेज एंगल रेशियो एरर इन दी सिटी, और वहां पे आपका फेज एंगल रेशियो एरर हो जाएगा सिटी में, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं अगर आपकी सेकेंडरी जो है सिटी की वो आपकी ओपन हो गई, जब वो आपके प्राइमरी से वो करंट कैरी हो रहा है, और आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है सिटी की अगर वो ओपन हो गई तो उसके ये सारे इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। समझ में आया? कुछ डाउट इसमें? ओके, सो विल स्टॉप हियर, ठीक है। इतना हम यहाँ पे आज के लेक्चर में सिलेबस देखे हैं, ठीक है। क्या क्या देखे हैं आज के लेक्चर में हमने एक्सटेंशन रेंज, और पहले तो हमने कंपैरिजन देखा सीटीपीटी का, बाद में हमने एक्सटेंशन जो है एमीटर रेंज एंड वोल्टमीटर रेंज का बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, दैट इज बाय यूजिंग सिटी एंड पीटी, ये दोनों पॉइंट देखे, और बाद में हमने एडवांटेजेस देखे और लास्ट में प्रिकॉशंस देखे सिटी के, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, video lecture. We'll meet in the next lecture. Okay, thank you very much.